हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड। इसका आज हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि इससे पहले की वीडियो जो थी मैंने उसमें आपको यहाँ तक करवा दिया था। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है यहाँ तक। तो आज हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You can now see that the scope of physics is truly vast। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि फिजिक्स के अंदर जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है और बहुत ही वास्ट है। फिजिक्स के अंदर का स्कोप जो है वो बहुत ही वास्ट है। मतलब फिजिक्स में अगर आप स्कोप फाइंड करेंगे तो बहुत सारे स्कोप्स हैं और कई सारे इसमें डिसिप्लिन्स भी आते हैं। इट कवर्स अ ट्रिमेंडस रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी एक्सेट्रा। फिज़िक्स जो है वो कई सारी ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड को कवर करती है जिनकी रेंज बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही हाई रेंज है जिनकी। और उनका एग्जांपल है जैसे लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी एक्सेट्रा। ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ इट स्टडीज़ फिनोमेना एट द वेरी स्मॉल स्केल ऑफ लेंथ। और अगर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो मैग्नीट्यूड वाली हाई रेंज को बहुत ही अगर कवर कर सकती है इजीली, तो दूसरी तरफ फिज़िक्स जो है वो बहुत ही स्मॉल स्केल पे लेंथ का जो स्मॉल स्केल है उसके फिनोमेना को स्टडी भी करती है। और सबसे कम लेंथ होती है ये वाली 10⁻⁻14 मीटर, और लेस और इवन लेस। मतलब ये तो है ही है 10⁻⁻14, इससे भी और भी ज़्यादा कम हो सकती है। इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आपके प्रोटॉन्स आते हैं एक्सेट्रा, और कई सारे दूसरे एलिमेंट्स आते हैं। एट द अदर एंड इट डील्स विद एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना। और दूसरी तरफ ये एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना के साथ डील करती है, जिसमें हम गैलेक्सीज़ के बारे में पढ़ते हैं। गैलेक्सीज़ का स्केल है, और यहाँ तक कि हम एंटायर यूनिवर्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। हुज एक्सटेंट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻26 मीटर, जिसका एक्सटेंट जो है वो 10⁻26 मीटर है। द टू लेंथ स्केल्स डिफर बाय अ फैक्टर ऑफ 10⁻40 और इवन मोर। ठीक है। द टू लेंथ स्केल्स, अगर किन्हीं दो लेंथ के स्केल्स की बात करी जाए तो उनका जो डिफरेंस होता है वो 10⁻40 हो सकता है, या फिर इससे कई ज़्यादा भी हो सकता है। The range of time scales can be obtained by dividing the length scale by the speed of light। जो टाइम की जो रेंज होती है वो भी हमें इजीली मिल सकती है। कैसे? उसे निकालने का एक तरीका होता है। टाइम की रेंज हमें तब मिलती है जब हम बाय डिवाइडिंग द लेंथ स्केल बाय द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, लेंथ के स्केल को जब हम स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से डिवाइड कर देते हैं, 10⁻22 सेकेंड से लेकर 10⁻18 सेकेंड्स तक। द रेंज ऑफ मासेस गोज फ्रॉम से 10⁻30 kg मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। 10⁻30 kg ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, और इससे लेकर 10⁻55 kg मास ऑफ नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ये यूनिवर्स का मास है। ठीक है, ये सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा है। इसे मैंने स्पेशली हाईलाइट भी कर रखा है, आप भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू के मतलब ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेरेस्ट्रियल फेनोमेना लाई समवेयर इन द मिडल ऑफ दिस रेंज। मतलब टेरेस्ट्रियल फेनोमेना जो है वो कहीं ना कहीं इस रेंज के बीच में ही लाई करता है। Physics is exciting in many ways. To some people, the excitement comes from the elegance and universality to its basic theories. Physics जो है वो कई रास्तों में, कई वेज में जो है वो एक्साइटिंग है। कुछ लोगों के लिए एक्साइटमेंट जो आती है वो एलिजेंस से आती है, और एलिजेंस और यूनिवर्सलिटी से आती है, जिनकी अपनी बेसिक थ्योरीज होती हैं। ठीक है। फ्रॉम द फैक्ट दैट अ फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड लॉस कैन एक्सप्लेन फिनोमेना कवरिंग अ लार्ज रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ये उस फैक्ट से आती हैं जिनमें कुछ फैक्ट दैट फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और लॉज
जो कि उस फेनोमेना को कवर करते हैं जिनमें फिजिकल क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। टू सम अदर्स द चैलेंज इन कैरिंग आउट इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट्स टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। तो दोस्तों अब हम यहाँ से पढ़ेंगे हाँ, टू सम अदर्स द चैलेंज इन कैरिंग आउट इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट्स टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। मतलब फिजिक्स जो है वो कई वेज में एक्साइटिंग है, और उनमें से एक तरीका ये भी है जैसे नेचर के सीक्रेट्स को अनलॉक करना, मतलब नेचर की स्टडी करना, उसमें भी फिजिक्स काफ़ी एक्साइटिंग सब्जेक्ट है। हाँ, टू वेरीफाई और रिफ्यूट थ्योरीज इज थ्रिलिंग। मतलब थ्योरीज़ को रिफ्यूट करना या फिर उनको वेरीफाई करना ये बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग होता है। अप्लाइड फिजिक्स इज इक्वली डिमांडिंग। एप्लीकेशन एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ फिजिकल लॉज टू मेक यूजफुल डिवाइसेस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग पार्ट एंड रिक्वायर्स application and exploitation of physical laws to make useful devices is the most interesting and exciting part and requires great ingenuity and persistence of effort। मतलब फिज़िक्स में, मतलब दोस्तों फिज़िक्स के लॉज को यूज़ करके, फिज़िक्स के एप्लीकेशंस और लॉज को यूज़ करके यूज़फुल डिवाइसेस बनाना ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और फिज़िक्स का सबसे एक्साइटिंग पार्ट है, जिसमें इंजेन्युइटी और एफर्ट का जो एफर्ट के लिए एफर्ट चाहिए होता है, परसिस्टेंस चाहिए होता है। ठीक है, इसके लिए बहुत ही ग्रेट इंजेन्युइटी और परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट चाहिए होता है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यही वाला माना जाता है। What lies behind the phenomenal progress of physics in the last few centuries? मतलब फिजिक्स में जो फेनोमिनल प्रोग्रेस हुई है पिछले कुछ ही सेंचुरीज में, उसके पीछे सबसे मेन रीज़न क्या है? ग्रेट प्रोग्रेस यूजली accompanies चेंज इन आवर बेसिक perceptions। ग्रेट प्रोग्रेस जो होती है उसकी वजह से हमारी बेसिक परसेप्शंस में चेंजेस आने लग जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इट वाज रियलाइज्ड दैट फॉर साइंटिफिक प्रोग्रेस ओनली क्वालिटेटिव थिंकिंग थॉट नो डाउट इम्पोर्टेंट इज नॉट इनफ। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज सेंट्रल टू द ग्रोथ ऑफ साइंस। मतलब कहाँ पे थे हम? हाँ, फर्स्ट इट वाज रियलाइज्ड दैट फॉर साइंटिफिक प्रोग्रेस, सबसे पहले ये रियलाइज़ किया गया कि साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए सिर्फ क्वालिटेटिव थिंकिंग चाहिए और इसके लिए कोई भी डाउट इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये सिर्फ फिज़िक्स साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए जैसे क्वालिटेटिव थिंकिंग, नो डाउट इम्पोर्टेंट, ये सब काफ़ी नहीं है। ठीक है, ये अगर साइंस की ग्रोथ करनी है, साइंस की ग्रोथ सिर्फ तभी हो सकती है जब साइंस में क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है। और इसमें लिखा भी हुआ है कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो है वो साइंस की ग्रोथ के लिए एक सेंट्रल रोल प्ले करती है। ठीक है, स्पेशली फिजिक्स के लिए। क्यों? बिकॉज द लॉज ऑफ नेचर हैपन टू बी एक्सप्रेसिबल इन प्रिसाइज मैथमेटिकल इक्वेशंस। मतलब नेचर के लॉज जो हैं वो एक्सप्रेसिबल भी होते हैं और मैथमेटिकल इक्वेशंस में भी होते हैं ये। ठीक है, द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसाइट वाज दैट द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल। और दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट इंसाइट ये है कि फिजिक्स के बेसिक लॉज जो हैं वो यूनिवर्सल हैं। द सेम लॉज अप्लाई इन वाइडली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जो सेम लॉ है वो अलग अलग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वाइडली अप्लाई हो सकता है। लास्टली द स्ट्रेटजी ऑफ अप्रोक्सीमेशन टर्न्ड आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल। Lastly, the strategy of approximation turned out to be very successful. Most observed phenomena in daily life are rather complicated manifestations of the basic laws.
Scientists recognized the importance of extracting the essential features of a phenomena from its less significant aspects. हम कहाँ से पढ़ रहे थे? यहाँ से। मोस्ट ऑब्जर्व्ड फेनोमेना इन डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में जो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व होने वाला फेनोमेना होता है वो बेसिक लॉज से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। साइंटिस्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि फेनोमेना जो होता है उसके जो लेस सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उनमें से जो असेंशियल फीचर्स होते हैं, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए, इसकी साइंटिस्ट को ज़रूरत महसूस होने लगी। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू टेक into account all the complexities of a phenomena in one go. A good strategy is to focus first on the essential features. एक अच्छी स्ट्रेटजी सिर्फ तभी बन सकती है जब उसका फर्स्ट गोल ये हो कि असेंशियल फीचर्स को कैसे रीड करना है, कैसे स्टडी करना है, या फिर असेंशियल फीचर्स को कैसे फाइंड करना है, ये भी हम बोल सकते हैं। डिस्कवर द बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कवर करना, एंड देन इंट्रोड्यूस करेक्शंस टू बिल्ड अ मोर रिफाइंड थ्योरी। बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कवर करना, फिर उनको इंट्रोड्यूस कराना, उनके अंदर क्या क्या करेक्शंस हैं, कौन सी करेक्शंस हैं, उनको करेक्ट करना, ठीक है, और उसके बाद एक रिफाइंड थ्योरी बनाना, अच्छी थ्योरी बिल्ड करना ऑफ द फेनोमेना, उसी फेनोमेना के बारे में न्यू थ्योरी को तैयार करना। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, अ स्टोन एंड अ फेदर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, एक पत्थर और रुई, ठीक है, रुई बोल सकते हैं या फिर कुछ भी बोल लीजिए आप, फेदर या पंख बोल लीजिए। एक पत्थर को और एक पंख को सेम हाइट से गिराया जाता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है कि उनके फेनोमेना का जो असेंशियल एस्पेक्ट है वही इनका रीज़न होता है। क्यों? क्योंकि पंख जो है वो हल्का होता है और पत्थर जो है वो भारी होता है। सेम यही लॉ हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप 10,000 फीट की हाइट से अगर कूदेंगे तो आप सिर्फ एक मिनट के अंदर आप ज़मीन से टकरा सकते हैं, और वहीं पे अगर किसी पंख को इतनी हाइट से छोड़ेंगे तो उसको नीचे आने में लगभग बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा आज तक का टॉपिक, यही थी हमारी आज तक की क्लास। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, तो आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।